आपको तो पता ही है कि अब एग्जाम्स में बहुत पुरानी बात हो गई है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम। लेबल डायग्राम के सवाल अब आते ही नहीं। डायग्राम में जो लेबलिंग है इसके बेस पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि इसमें क्या था, इसका फंक्शन क्या था। तो ये वीडियोस आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं आपकी एनसीईआरटी में उन सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है आपके एनसीईआरटी का पहला डायग्राम, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। सबसे पहली बात तो यही समझ में नहीं आती, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ कहते किसे हैं। आपके यहाँ केक का इस्तेमाल जरूर हुआ होगा हैप्पी बर्थडे पार्टी वगैरह पे, तो उस केक को जो हम कट करते हैं सेम ऐसी लीफ को हमने कट किया, उसके अंदर हम ये देख रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ऊपर होता है एपिडर्मिक्स और उसके नीचे होता है लोअर एपिडर्मिक्स। अपर और लोअर एपिडर्मिक्स लीफ की बाउंड्री है। इस बाउंड्री के ऊपर एक अच्छी सी लेयर होती है जिसे हम कहते हैं वैक्सी क्यूटिकल। ये जो वैक्सी क्यूटिकल है एक्चुअल में ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉस से, ताकि पानी लॉस ना हो लीफ से। उसके बाद है जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसफर करना लीफ से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। सभी को पता है कि लीफ जो है वो फूड बनाती हैं। लीफ फूड बनाने के बाद अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक ले जाने का काम हो रहा है फ्लोएम के द्वारा। जाइलम क्या करता है? जाइलम वाटर और मिनरल्स, जाहिर सी बात है वाटर और मिनरल्स रूट के पास यानी सॉइल से मिलेंगे, जो लीफ के पास ले जाएंगे ताकि फूड बने। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? ये जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट एक अद्भुत चीज है जिससे एनर्जी बनती है। तो इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी बनाता है, और ये एनर्जी पहले हर्बीवोरस खाते हैं, फिर कार्निवोरस खाते हैं, और फिर आगे कहानी चलती रहती है। एयर स्पेसेस, ये जो एयर स्पेसेस हैं इनका क्या काम है? ऐसा है इस लीफ के अंदर ये एयर स्पेसेस होते हैं, खाली जगह छोड़ दी गई है। इन खाली जगह में गैसेस आती हैं और गैसेस निकल के चली जाती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है मुख्य रूप से, और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है इन स्पेस के वजह से। उसके बाद हमारे गार्ड सेल्स आ जाते हैं। स्कूल में गार्ड वाले भैया जो हमारे सामने खड़े रहते हैं, हाँ भाई आज जल्दी आ गए, आज इतनी लेट आए हो, स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये एक्चुअल में एंट्री पॉइंट हैं जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होगा, जहाँ से गैसेस अंदर जाएंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएंगे और ऑक्सीजन बाहर आएंगे। ये गार्ड सेल्स ओपन कैसे होते हैं, क्लोज कैसे होते हैं, ये भी हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये एनसीईआरटी की नेक्स्ट फिगर है। बहुत बार आया हुआ है कि स्टार्च टेस्ट कहते किसे हैं, स्टार्च टेस्ट होता क्या है? एक्चुअल में एक लीफ के ऊपर हम जब आयोडीन ड्रॉप्स डालते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है। एक्चुअल में हम लीफ के ऊपर डायरेक्टली आयोडीन ड्रॉप्स नहीं डालते, हम क्या करते हैं लीफ को पहले बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद आयोडीन ड्रॉप डालते हैं तो एक ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है। और ये जो एरिया जहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है इसी को हम कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है, यहाँ पर वो खाने वाली चीज़ है जो पौधों ने ग्लूकोज से कन्वर्ट करके स्टार्च बनाकर यहाँ पर रखा हुआ है आने वाले समय के लिए। तो ये स्टार्च टेस्ट बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इससे पहले मैंने बताया आपको गार्ड सेल्स के बारे में। ये जो गार्ड सेल्स हैं ये ओपन कैसे होते हैं, क्लोज कैसे होते हैं, इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है। तो एक बार देख लेते हैं गार्ड सेल्स हैं क्या। ये जो बाउंड्री दिख रही है एक्चुअल में ये वाले सेल्स जो हैं वो हैं आपके गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, जी हाँ ये है गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स जो हैं ये ओपन और क्लोज होते हैं पानी के द्वारा। इनके अंदर अगर पानी प्रेजेंट होगा तो ये ओपन हो जाएंगे, और अगर पानी प्रेजेंट नहीं होगा तो इस तरीके से सिकुड़ जाएंगे। सिकुड़ने के बाद हमारे स्टोमेटापोर्स छोटे हो जाएंगे, स्टोमेटापोर से गैस का एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। तो स्टोमेटापोर्स क्या है? ये ब्लैंक स्पेस जो है इसे हम कह रहे हैं स्टोमेटापोर्स। क्लोरोप्लास्ट मैंने इससे पहले ही बताया था। क्लोरोप्लास्ट एक अद्भुत सी चीज है जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को अपने अंदर अवशोषित करता है, ट्रैप कर लेता है, और यूजेबल केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो ग्लूकोज है यही हमारा फूड है, सबके लिए फूड है, हमारे लिए फूड है।
हर्बीवोरस, कार्निवोरस, सबके लिए फूड है। लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस। ये जो नाम है ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जार के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उस सारी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींच लेता है। अपने अंदर खींचने के कारण से इस जार में फोटोसिंथेसिस कम होता है, और फोटोसिंथेसिस कम होता है तो फिर लीफ के अंदर अगर स्टार्च टेस्ट करेंगे तो स्टार्च वहां पर ब्लू ब्लैक कलर, अभी मैंने बताया ब्लू ब्लैक कलर स्टार्च टेस्ट, जिस पे लीफ के ऊपर आयोडीन डाला जाता है तो कलर आता है, वो वहां पर नहीं दिखता या कम से कम दिखता है। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। केमिकल का नाम हमें याद करना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को अपने तरफ खींच लेता है, अपने तरफ अवशोषित कर लेता है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड इस प्लांट को ना मिल पाए। ये वही घिसा पिटा डायग्राम न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा, बार बार टीचर करा करा के थक गए, पेपर में तो आता नहीं है न्यूट्रिशन इन अमीबा। लेकिन चैलेंजिंग बात ये है कि ये न्यूट्रिशन इन अमीबा में ये जो नाम है ना सूडोपोडिया, जितना टेढ़ा नाम है उतना ही टेढ़ा इसको याद करना है। इसको याद करना भी एक बहुत बड़ी कठिनाई है, क्योंकि ये 1 नंबर का डायरेक्टली पेपर में आ जाता है कि अमीबा ने फूड को कैसे खाया, तो लिखना पड़ेगा सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया से अमीबा अपने फूड को खाता है, जिसे हम फॉल्स फीड मतलब एक ऐसा फीड जो फीड के काम नहीं कर रहा, वो कुछ और काम कर रहा है, यानी खाने का काम कर रहा है। अब बात आ गई फूड वैक्यूल और फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल तो हमें पता ही है कि फूड हम खाते हैं, तो जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उसको हम कह रहे हैं फूड पार्टिकल। लेकिन यहाँ पर फूड वैक्यूल का काम क्या है? एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक्चुअल में पेट तो होता नहीं है इनके पास, तो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एंजाइम्स भेज के फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, उसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। तो यहाँ पर याद करने वाली चीज़ क्या है? यहाँ पर जो याद करने वाली चीज़ है वो है इसका नाम। इसका नाम अगर आपको याद हो गया ना तो 1 नंबर तो आपको मिलने ही मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। एक्चुअल में ये डायग्राम नहीं है, ये बहुत बड़ा डायग्राम है। इतनी सारी लेबलिंग किसी डायग्राम में होती है क्या? पूरी की पूरी 11 की 11 लेबलिंग, और हर 11 लेबलिंग के साथ आपको पेपर में मिलता है सवाल। ये है हमारा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक लाइन याद कर लीजिए। एक बार पूछा जाता है, मैंने बताया हुआ है मोस्ट सिली, MOST मोस्ट, SILI मोस्ट, M से माउथ, O से इसोफेगस, ST से स्टमक, SI से स्मॉल इंटेस्टाइन, LI से लार्ज इंटेस्टाइन। याद हो गए सारे ऑर्गन्स? तो इस तरीके से आपको याद करना है मोस्ट सिली। जैसे ही आपको मोस्ट सिली याद हो गया, आपको सारे ऑर्गन्स याद हो गए। अब इसके बाद बात आती है इसके ग्लैंड्स की। तो सबसे पहला ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड्स, दूसरा ग्लैंड है लिवर, और तीसरा है हमारा पैंक्रियाज। इनके काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बड़े बड़े ये ग्लैंड्स के नेम है, इनको याद करना और इनके नाम भी याद करना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इनके काम समझते हैं। काम समझते वक्त ध्यान रखना माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के रूप में ही याद करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बक्कल कैविटी। ये जो मुख खुलता है ना, इसी को हम बक्कल कैविटी कहते हैं। एक्चुअल में इस मुख में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही सलाइवा से सलाइवरी अमाइलेज निकलेगा, सलाइवरी अमाइलेज निकलते ही स्टार्च यानी जो मीठी मीठी चीज होती है ना, वो माल्टोज में कन्वर्ट होने लग जाती हैं। पेपर में क्या पूछेगा? पेपर में आपसे पूछेगा कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप कहोगे माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। होता क्या है इस डाइजेशन में? सैलिवरी अमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। ये जो माल्टोज है ये आगे फिर डाइजेस्ट होगा। अगला काम है ईसोफेगस का। ये जो ईसोफेगस है एक्चुअल में एक पाइप है, इसका और कोई काम नहीं है। लेकिन हाँ, एग्जाम में एक बार पूछा हुआ था कि ईसोफेगस, जैसे आप लेट के खाना खा रहे हैं तो लेट के खाना खाते वक्त ये पाइप में खाना रुक जाएगा। रुकने के बाद आपको पानी की जरूरत होगी या खराश वराश आएगी आपको, तो ईसोफेगस का काम है माउथ से लेकर स्टमक तक फूड को पहुंचाना। अब बात करते हैं स्टमक की। स्टमक एक अनोखी चीज है। इसके अंदर सिक्रीट होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक ऐसा एसिड जो बैक्टीरिया को किल करता है, और पेप्सिनोजन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिव करता है पेप्सिन में। अब स्टमक से फूड आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से जाने से पहले 2 काम और होते हैं लिवर और पैंक्रियाज के द्वारा। लिवर का क्या काम है? हर बार पूछा जाता है बाइल जूस किसे कहते हैं। बाइल जूस एक्चुअल में
में फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है। जैसे ये फैट का मॉलिक्यूल है, ये जब टूटता है तो ऐसे गोल गोल गुब्बारे बन जाते हैं। इस गोल गोल गुब्बारे को हम कहते हैं फैट ग्लोब्यूल्स। फैट ग्लोब्यूल्स पे काम करने का काम है लिवर बाइल जूस का, जो एक्चुअल में फैट का डाइजेशन तो नहीं कर रहे, लेकिन ग्लोब्यूल्स में उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ रहे हैं। अब अगला काम है पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज ये बहुत काम कर रहा है एक साथ, और हर एंजाइम के बारे में आपको सवाल मिल जाएगा एग्जाम में। अमाइलेज क्या काम करता है, पेप्सिन क्या काम करता है, लाइपेज क्या काम करता है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एग्जाम में। जैसे अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज जो है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। एक्चुअल में ये जो डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन कंप्लीटली अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फैट कंप्लीटली फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन हो जाता है कंप्लीट। शुरू कहाँ से होता है जल्दी बताइए? शुरू होता है हमारा माउथ से और एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो डाइजेस्टेड चीज है वो आ जाती है आपके ब्लड में, और जो अनडाइजेस्टेड चीज है जिसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो सारा का सारा पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का तो बहुत छोटा सा काम है, ये पूछा भी नहीं गया है, बट फिर भी यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी सारी चीजों को एनएस के थ्रू बाहर निकाल देता है। सवाल जो है वो बहुत अनोखे हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। ये कन्वर्जन के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि इनका काम कैसे होता है, और उसके बाद यहाँ पर इसको मत भूलना भाई, शुरुआत यहीं से हो रही है डाइजेशन की। और लिवर, पैंक्रियाज, ये एक्चुअल में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है जहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको हो रही हैं। ये भी एक एक्टिविटी है कि हमने जो एक्सहेल करी है एयर, उसके अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आइए देखते हैं इसको। जब हम रबर ट्यूब से पिचकारी के द्वारा लाइम वाटर के अंदर पंप कर रहे होते हैं तो ये मिल्की नहीं होता। खास बात यह है कि ये मिल्की नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम फूंक मारते हैं तो अलग सा झाग बनता है और ये मिल्की हो जाता है, जो यह दिखाता है कि हमने जो फूंक मारी है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है क्विक लाइम, यानी ये जो पानी था, लाइम वाटर था, इसको कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर रहा है, और कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होने के बाद ये मिल्की अपीयरेंस देता है, मिल्की हो जाता है। आपसे ये रिएक्शन भी पूछी जाएगी और ये भी पूछा जाएगा कि किस कारण से ये मिल्की हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलकर बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कारण से मिल्की हो रहा है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि कोई अगर बच्चा इसे छोड़ जाए तो वो अपने 1-2 नंबर तो छोड़ के जा ही रहा है एग्जाम में। वो क्या ही तैयारी कर रहा है जब उसको ये क्वेश्चन, ये डायग्राम नहीं याद हुआ। होता क्या है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, टूटता है साइटोप्लाज्म के अंदर तो बनाता है पायरुवेट। अब जहां जहां कोई चीज टूटती है वहां पर एनर्जी जरूर बनती है। ये ध्यान रखना कि ये जो एनर्जी है ये आपको जरूर लिखना है। यहाँ पर भी देखो, जहां जहां टूट रहा है वहां वहां पर एनर्जी निकल रही है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब जब ये टूटता है तो 3 और प्रोसेस होती हैं। एक होता है ईस्ट में, दूसरा हमारी मसल्स में जब हम रनिंग कर रहे होते हैं, और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। जब ईस्ट में होता है तो बनता है इथेनॉल, और ये वही बियर है जिसके लिए लाइन लगी रहती है, लोग खड़े रहते हैं, भीड़ लगी रहती है। इथेनॉल बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन, या जब हम दौड़ लगा रहे होते हैं, अभी आपने देखा मैक्सवेल ने 200 रन मारे, लेकिन उसका वो एक ही पांव पे खेल रहा था, तो उसके पांव में बना था लैक्टिक एसिड, जिससे उसको पड़ रहे थे क्रैम्प्स। कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये है हमारी सिंपल सी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जिसके अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ आती है, तो आप बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अल्कोहल कहाँ बनता है? यहाँ बनता है। प्लांट्स के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? तो ये वाली प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होती है। उसको याद जरूर कर लीजिएगा। ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आता है वाई, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आता है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की क्या जरूरत पड़ी है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हमारी ट्रैकिया यानी विंड पाइप को सुकड़ने नहीं देते, क्योंकि अगर ये सुकड़ गई ना तो हमारा दम घुट जाएगा, नीचे सांस नहीं जाती है। तो अगर ये सुकड़ गई ठंड में, इस कड़ाके की ठंड में, तो नीचे सांस नहीं जाएगा। इसलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ईश्वर ने बना रखे हैं ताकि ये ना सुकड़े। तो 1 नंबर तो आपका यहाँ पूरा होता है। लंग्स सभी को पता है कि ऑक्सीजन को फिल्टर करता है एयर से। रिब्स क्या करती हैं? इस लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं बाहर के शॉक लगने से। लैरिंग्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स, जबकि फेरिंग्स जो होता है ये एक जंक्शन है जहां पर फूड
और विंड पाइप को अलग अलग किया जाता है। तो लैरिंग्स का कई बार पूछा गया है, वॉइस बॉक्स कहते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या काम है। इसके बाद पूछा जाएगा ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई का क्या काम है। एल्वियोलाई का मतलब है ये ऐसे छोटे छोटे गुब्बारे हमारे लंग्स के सबसे आखिरी सिरे पे होते हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजन एयर से, जो इसके अंदर एयर भरी है, उससे ब्लड में जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है लंग्स में। तो ये काम है एल्वियोलाई का। जबकि ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहे हैं एल्वियोलाई तक एयर को। ना जाने कैसे इस डायग्राम को बनाया गया है, इसको एक्सप्लेन करने में बहुत सारी दिक्कत आती है, लेकिन जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं इस ब्लैक लेबलिंग में, वो सारी की सारी लेबलिंग से सवाल एक ना एक नंबर का पूछा जाता है। डायरेक्टली पूछ लेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन में क्या अंतर है, पूछ लेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ऑक्सीजन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पूछ लेंगे राइट साइड में क्या होता है, वेना केवा क्या होता है, ऐसे डायरेक्टली पूछ जाते हैं सवाल। तो हमें क्या करना है कि इनकी लेबलिंग को पढ़ो और इसके आगे क्या लिखा है इसको अपनी बुक में उतार लो। जैसे ही आप बुक में उतारोगे ना, आधी चीज तो वहीं याद हो जाएगी आपको। आयोटा का क्या काम है। आयोटा ऑक्सीजन को हार्ट से बॉडी तक लेके जाता है। वेना केवा का क्या काम है। वेना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा है उससे बॉडी टू हार्ट की तरफ लेके जाता है। बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बना उसे हार्ट की तरफ लेके जा रहा है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, धोखा मत खाना, ये वही आर्टरी है जो ऑक्सीजन लेके चल रही थी, लेकिन पल्मोनरी लगने की वजह से इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर गई। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है बॉडी टू लंग्स। पल्मोनरी वेन में उल्टा है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड नहीं होता, हर वेन की तरह ये लंग से हार्ट की तरफ कनेक्शन करता है। देखिए राइट साइड में हमेशा ये जो ब्लैक है इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, और लेफ्ट साइड में हमेशा ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको, ये है ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड रहेगा। देखो ये रहा ऑक्सीजन वाला ब्लड। राइट साइड की बात करें तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड रहेगा, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। रिसीव करने वाले हैं आर्ट्रियम और वेंट्रिकल करता है पंप। यहाँ पर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड का भी एक बार सवाल आया हुआ था, लास्ट 10 ईयर के पेपर्स देख रहा था, तो मैंने कहा कि बना देते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। ये लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम के बीच में जो वाल्व है उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये एक्चुअल में पंप होने पे बंद हो जाती है यहाँ पर, इसलिए ऐसा होता है। ये तो बहुत ही सिस्टमेटिक डायग्राम है। ऑक्सीजन यहाँ से नोस्ट्रिल से लंग्स के पास पहुंची और लंग्स से ये पहुंच गई है हमारी लेफ्ट आर्ट्रियम से, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टा के सहारे ये पहुंच गई बॉडी में। बॉडी में ऑक्सीजन का यूज हुआ और ये बॉडी में पहुंच रही है आर्टरी, यहाँ ऑक्सीजन का यूज हुआ और यहाँ पे बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वेन के सहारे बॉडी से पहुंच गई वेना केवा के थ्रू राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर ये पंप होती है लंग्स की तरफ। ऑक्सीजन अंदर जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो सिंपल सा डायग्राम है, एग्जाम में आता है डायरेक्टली। डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स किसे कहते हैं। दूसरा सवाल, इनको डबल सर्कुलेशन को यहाँ पे अलग अलग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ये मिक्स हो जाएंगे तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए इनको लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से अलग अलग रखा गया है। ट्रांसपीरेशन किसे कहते हैं। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है पानी को वेपर की फॉर्म में पौधे के हर उस पार्ट से बाहर निकालना जो एयर के कांटेक्ट में है, जैसे लीफ, स्टेम, ब्रांचेस और रूट। अगर आपने पिछली बार का पेपर देखा होगा तो पूछा गया था कि किडनी का क्या काम है, यूरेटर का क्या काम है, यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरेथ्रा क्या करता है। आपको तो पता ही है कि एग्जाम में डायग्राम बने हुए आ जाते हैं और कहते हैं लेबल करो और फिर उसके बाद बताओ कि ये है क्या। तो किडनी का काम है नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, जो बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको बाहर निकालना। लेफ्ट यूरेटर किडनी में जो चीज बनी है, जो एक्स्ट्रा चीज हो गई है, उसको गंदगी को बाहर निकालता है, यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आता है। यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच है जो यूरिन को स्टोर करता है और एक अर्ज क्रिएट होता है कि अब जाना पड़ेगा, अब तो बहाना लेना ही पड़ेगा, टॉयलेट जाना है, तो यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाता है वो यूरिन, वो नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये छोटा सा डायग्राम है, लेकिन इसमें पूछने वाली चीज है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा का फंक्शन। डायग्राम्स बनाने की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि डायग्राम्स बनाने के लिए मैं खुद लाइव वीडियो करूंगा इस डायग्राम को बनाया कैसे जाएगा। मैं बहुत सिंपल स्टेप्स में इस डायग्राम को बनाऊंगा। ग्लोमेरुलस सबसे पहला काम, व्हाट इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का काम क्या है।
ग्लोमेरुलस ही एक्चुअल में वो छन्नी है, चाय छन्नी है, जो ऊपर पत्ती रह जाती है और अंदर जो है वो सारा का सारा चाय निकल जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर ग्लोमेरुलस छन्नी है जो नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालता है हमारी बॉडी से। बॉमन कैप्सूल का क्या काम है? बॉमन कैप्सूल जो भी लिक्विड है, जो चाय छन्नी तो ऊपर चली गई, जो लिक्विड है उसको फिल्टर करने में हेल्प करता है। ट्यूबुलर पार्ट ऐसा है, जब छन्नी से छानते हैं ग्लोमेरुलस से तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट यूरिन में चले जाते हैं जो बॉडी से बाहर चले जाएंगे, तो उसको रीएब्जॉर्ब करना। रीएब्जॉर्ब, एक एब्जॉर्प्शन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और दूसरा एब्जॉर्प्शन होता है इस ट्यूबुलर पार्ट में, ताकि एक्स्ट्रा चीजें यानी हमारी जो यूजफुल चीजें हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, ये बाहर ना चली जाए। तो ट्यूबुलर पार्ट में होता है रीएब्जॉर्प्शन। कैपिलरीज में भी हो रहा है रीएब्जॉर्प्शन वाइटल न्यूट्रिएंट्स का। और जो भी वेस्ट है वो यहाँ आ गया कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में ये जो दाढ़ से दिख रही है ना, ये हर दाढ़ पे एक एक नेफ्रॉन टका हुआ है। एक एक नेफ्रॉन से जो भी वेस्ट है वो आता है कलेक्टिंग डक्ट में और यूरेटर के थ्रू ये हो जाता है बाहर। तो ये होता है हमारा पहला चैप्टर फिनिश। सेकंड चैप्टर में ये न्यूरॉन 8वीं क्लास से एक ही झाड़ू जैसा डायग्राम लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ध्यान रखिएगा, ये था हमारा नेफ्रॉन और ये है न्यूरॉन। ये नेफ्रॉन है किडनी वाला और न्यूरॉन है ब्रेन वाला। चलिए जानते हैं डेंड्राइट किसे कहते हैं। डेंड्राइट न्यूरॉन का वह पार्ट होता है जो बाहर से इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है, बाहर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। इस डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन जाती है इस सेल बॉडी के अंदर और सेल बॉडी से एक्सन के अंदर। एक्सन में जब इंफॉर्मेशन आती है तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी इलेक्ट्रिकल बिजली में कन्वर्ट हो जाती है और ये चली जाती है नर्व एंडिंग पे, नर्व के आखिरी छोड़े पे। जब आखिरी छोड़े पे चली जाती है तो यहाँ से यह कन्वर्ट हो जाती है केमिकल सिग्नल में और अगले नर्व पे चली जाती है। ठीक ऐसे ही ये चलती रहती है और पहुंच जाती है हमारे रीढ़ की हड्डी और ब्रेन के पास। तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा डेंड्राइट का क्या काम है, एक्सन का क्या काम है, कैसे इसमें ट्रांसफर हो रहा है सिग्नल्स का। ये ऐसा डायग्राम है कि इसको पूछता नहीं है अगर, लेकिन पूछा गया है एग्जाम में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसे कहते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर, जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, न्यूरॉन और मसल, न्यूरॉन और मसल आपस में मिलती हैं। उस पॉइंट को, उस मीटिंग प्लेस को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे न्यूरॉन और मसल्स आपस में मिल रही हैं। इस पॉइंट को हम साइनेप्स भी कहते हैं। एग्जाम आपकी बुक में लिख रखा है साइनेप्स के बारे में, लेकिन यहाँ लेबल नहीं कर रखा, तो मैंने यहाँ लेबल कर दिया। इस पॉइंट को हम साइनेप्स भी कहते हैं, जहाँ पर ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स के द्वारा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं और आगे जाते हैं इस साइनेप्स में। तो यहाँ पर आपको याद करना है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और साइनेप्स के बारे में। चलिए अब बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क की। ये जो रिफ्लेक्स आर्क है और रिफ्लेक्स एक्शन है, दोनों अलग अलग चीज है। रिफ्लेक्स आर्क वह रास्ता है जहाँ से सिग्नलिंग होती है और इफेक्टर मसल्स काम करती हैं। रिफ्लेक्स एक्शन वह एक्शन है जो पलक झपकते ही हो जाता है। पलक झपकते ही होने वाले एक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये हमने गर्म केतली को छुआ तो हमारे रिसेप्टर्स एक्टिव हो गए। इन रिसेप्टर्स ने इंफॉर्मेशन दिया सेंसरी न्यूरॉन को और सेंसरी न्यूरॉन से ये इंफॉर्मेशन चली गई हमारे स्पाइनल कॉर्ड, वो रीढ़ की हड्डी। अरे वो रीढ़ की हड्डी जो पूरी बॉडी के पीछे कनेक्शन कर रही है, ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसने मैसेज दिया मोटर न्यूरॉन को रिले न्यूरॉन के सहारे। ये जो रिले न्यूरॉन है, इन दो न्यूरॉन के बीच का कनेक्शन है जिसे हम कहते हैं रिले न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ने फिर मसल को मैसेज दिया, मसल जो है वो सिकुड़ती है और जैसे ही सिकुड़ती है हमने हाथ को पीछे खींच दिया। तो ये जो रास्ता है इसे हम कह रहे हैं रिफ्लेक्स आर्क। लेबल कर लो, सबसे पहले ये हो रहा था, फिर दूसरे पे ये हो रहा था, फिर तीसरे पे आया स्पाइनल कॉर्ड, चौथे पे आया रिले न्यूरॉन, पांचवे पे आया मोटर न्यूरॉन। और यही रास्ता तो पूछते हैं बार बार, ये 1 से लेकर 6 तक का रास्ता ही बार बार पूछ रहे हैं बार बार। अभी तक तो कभी भी इसका डायग्राम नहीं पूछा गया कि ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बनाओ, लेकिन पूछा क्या जाता है? पूछा जाता है इनके फंक्शन। इनके फंक्शन क्या है? तो सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। फोर ब्रेन जो है वो लार्जेस्ट थिंकिंग पार्ट है हमारे ब्रेन का, थिंकिंग को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन जो है वो स्लीप साइकिल और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। स्लीप साइकिल मींस आप समझ रहे हो कि रात के समय पे नींद आएगी ऑटोमेटिकली, दिन के समय पे आप जगे रहोगे। लेकिन मैंने ये क्या कह दिया, कई बार मोबाइल मिल जाए ना तो रात तो ऐसे निकल जाती है, हमें नींद ही नहीं आ रही, तो वहां पे हमारी स्लीप साइकिल खराब हो जाती है। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले फोर ब्रेन को याद करेंगे। फोर ब्रेन हो गया,
फिर इसके बाद है हमारा मिड ब्रेन में ये चीजें आ गई, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, और हाइंड ब्रेन में पोन्स मेडुला और सेरिबेलम। इनके फंक्शन इंपॉर्टेंट हैं, वही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये छुई मुई का पौधा जैसे ही छूते हैं वैसे ही ये सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने का कारण पूछा गया है कि थिग्मोट्रोपिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑब्जेक्ट को छुआ जाता है या फील किया जाता है तो उसमें मूवमेंट देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। आइए समझते हैं इसमें ऐसा होता क्यों है। जैसे ही हम छूते हैं तो यहाँ जो पानी है इसके अंदर लीफ में भरा हुआ, टच सेंसिटिव होने के कारण से ये लीफ से पानी ऊपर स्टेम में चला जाता है कुछ समय के लिए, धीरे धीरे वह पानी वापस चला आता है लीफ में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म, जो छुई मुई के पौधे में होता है। जैसे थिग्मोट्रोपिज्म हो रहा था वैसे होता है फोटोट्रोपिज्म। ये लाइट सेंसिटिव है, लाइट के प्रति अपने को आकर्षित करना, अपने आप को झुक जाना, हम कह रहे हैं फोटोट्रोपिज्म। होता क्या है कि जिधर से लाइट आती है उसके उल्टे साइड में ऑक्सिन हार्मोन एक्टिव हो जाता है और ऑक्सिन सेल डिवीजन करके इस एरिया को, इस पर्टिकुलर एरिया को बढ़ा देता है ताकि ये लाइट की तरफ झुक जाए। तो ये ऑक्सिन का कंसेप्ट ध्यान रखना है और फोटोट्रोपिज्म हो रहा है, इसे हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जियोट्रोपिज्म जो दो तरीका होता है ये है हमारा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में ये है कि स्टेम जो है वो नेगेटिव जियोट्रोपिक्स होती है, मतलब ग्रेविटी से दूर भागती है, इसे हम कहते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ग्रेविटी की तरफ आना, अर्थ की तरफ आना को हम कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। तो ये जो है इसे मैं मिटा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का जियोट्रोपिज्म है जो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हार्मोन्स की। ये बहुत सारे हार्मोन्स हैं, पहले ह्यूमन मेल में है फिर ह्यूमन फीमेल में है, तो एक ही जगह मैंने यहाँ पर आपको एक बॉक्स में कंप्लीट कर दिया है। ये ह्यूमन मेल का है, ये ह्यूमन फीमेल में। अगर ह्यूमन फीमेल की बात करी जाए तो यहाँ पर पीनियल ग्लैंड मेल में भी था। पीनियल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन मेलाटोनिन। ये जो मेलाटोनिन है ये हमारी बॉडी की एक क्लॉक है। क्लॉक का मतलब ये है कि जब भी आप खाना खाएंगे ना तो 4 घंटे बाद आपको फिर भूख लग जाएगी। वो जो भूख लग रही है वो आपकी बॉडी को बता कौन रहा है, वो बता रहा है मेलाटोनिन हार्मोन। पैराथायरॉइड कहीं नहीं लिखा था तो मैंने लिखा है पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड का मतलब है कैल्शियम लेवल ऑफ बॉडी को मेंटेन करना। ब्लड में अगर कैल्शियम कम हो रहा है तो आपके बोन के अंदर से कैल्शियम निकल के ब्लड में आने लग जाएगा, ब्लड में भरने लग जाएगा। अगर आपने खूब सारा कैल्शियम खाया है तो ब्लड से वह बोन के अंदर जाके इकट्ठा होने लग जाएगा। इसलिए कैल्शियम खाएंगे तो हमारी बोन्स मजबूत होंगी, कैल्शियम नहीं खाएंगे तो धीरे धीरे कैल्शियम हमारी बोन से निकल के ब्लड में आएगा और हमारी बोन्स कमजोर हो जाएंगी। उसके बाद है थाइमस। थाइमस जो है ये इम्यून सेल्स, यानी हमारी इम्यूनिटी कोरोना में तो बहुत सारी दवाइयाँ बिक गई इम्यूनिटी के नाम पे। ये जो इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रोसेस है वो है थाइमस का। सिक्रेट करता है थाइमोसिन हार्मोन और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बाकी सभी हार्मोन्स आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। ये है सारे नेक्स्ट स्लाइड। ये आपकी एनसीईआरटी की टेबल 6.1 है। इसमें एक्चुअल में वो सारी चीजें लिख रखी हैं जो मैंने वहां पे नहीं बताई। इंपॉर्टेंट है एड्रेनलिन ग्लैंड जो करता है फाइट और फ्लाइट। कोई ऐसी चीज आपके सामने आ जाए जिससे आप लड़ सकते हैं तो आप करेंगे फाइट, और कोई ऐसी चीज खली टाइप व्यक्ति आ गया तो चुपचाप दुम दबा के निकलने में ही फायदा होता है, तो हम उसे कहते हैं फ्लाइट। तो फाइट और फ्लाइट का काम है एड्रेनलिन ग्लैंड का। एड्रेनलिन जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस के समय पे ये होता है रिलीज। टेस्टिस ओवरीज का काम आप समझ ही रहे हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप करना, स्पर्म को प्रोड्यूस करना, ओवा को प्रोड्यूस करना। पैंक्रियाज ऑलरेडी बताया है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो डायबिटिक पेशेंट बनना तय है। बाइनरी फिजन इन अमीबा आपके टीचर ने बार बार बना के आपको याद करवा दिया होगा, लेकिन यहाँ पर जो याद करने वाली चीज है वो है न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। ये न्यूक्लियस जो डिवाइड होता है ना, कुछ इस तरीके का शेप बनता है। देखो ऐसे करके शेप बन रहा है, तो ऐसे करके शेप जो बनता है इसको हम कहते हैं डम्बल शेप न्यूक्लियस। डम्बल शेप न्यूक्लियस। और ये जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो यहाँ पर जो शेप बनता है इसको हम कहते हैं डम्बल शेप शेल, जिसमें 2 अमीबा बनके आते हैं जिन्हें हम कहते हैं डॉटर
अमीबा। तो ये डंबल शेप का याद रखिएगा, यहाँ पे डंबल शेप न्यूक्लियस है, यहाँ डंबल शेप बॉडी है। ये तो बहुत छोटा सा डायग्राम है। बाइनरी फिजन इन लिस्टमानिया, यहाँ से बाइफर्केशन चालू हो जाती है और बाइफर्केशन के बाद ये दो अलग अलग कन्वर्जन हो जाती है। हाँ, पहले की किताबों में लिस्टमानिया नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। अब है यहाँ पर सिस्ट किसे कहते हैं। ये जो सिस्ट है, कई बार आता है व्हाट इज सिस्ट, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सिस्ट फॉर्मेशन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम सिस्ट बनाता ही क्यों है? देखिए, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है तो प्लाज्मोडियम अंदर ही अंदर अपने आप को डिवाइड करने लग जाता है, और डिवाइड करने लग जाता है। देखो, ये एक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे डिवीजन होने लग गई अंदर ही अंदर। डिवीजन अंदर अंदर हो रही है, बाहर से इसे बचना भी है, बाहर से इसे क्या करना है, अपने को सेफ भी रखना है। तो सेफ्टी के लिए एक ऐसी लेयर बनाता है जो इसे नुकसान ना पहुंचाए, जिसे हम कहते हैं सिस्ट। ये एक ऐसी हार्ड लेयर होती है जिसके ऊपर एसिड बेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज सिस्ट, सिस्ट किसे कहते हैं, ये कहाँ बनता है और क्यों बनाया जाता है। अगला डायग्राम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है, इसे आप मिक्सी में डालो और मिक्सी को खूब तेज मिक्स कर दो। जितने पीस बन पाएंगे उस मिक्सी में प्लेनेरिया के, उतने ही प्लेनेरिया नेक्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेंगे। यानी इसकी रिप्रोडक्शन पावर जो है वो है रीजनरेशन। जो देखो, ये जो पार्ट है इससे पूरा बन गया, बीच वाले पार्ट से भी पूरा बन गया, और जो छोटा वाला पार्ट है, नीचे जो पार्ट है, इससे भी ये पूरा बन गया। तो कितने भी हिस्से कर लो, कोई भी, चाहे आंख हो चाहे नाक हो, अगर आंख नाक है तो पूरा शरीर बन जाएगा, टेल है तो भी शरीर बन जाएगा, बीच वाली बॉडी है तो भी शरीर बन जाएगा। इसीलिए इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। बडिंग इन हाइड्रा, छोटा हाइड्रा को हम कहते हैं बड। और इसके जो टेंटिकल्स हैं, ये जो टेंटिकल्स हैं, कई बार बच्चे बनाते हैं तो किसने 5 बना दिए तो बहुत बढ़िया, किसने 6 बना दिए। अरे 6 नहीं होते भाई, हाइड्रा में 5 ही टेंटिकल्स बनाने हैं, और कुछ इसी तरीके का 3 स्टेज में डायग्राम ही बनाना है जो आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। टेंटिकल्स का काम क्या है, ये फूड को ट्रैप करते हैं। फूड को देखो, यहाँ पे इसका होता है माउथ, तो फूड को खींच के इसके अंदर लेके आते हैं, ये काम है टेंटिकल्स का। ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म की भी बर्ड्स होती हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रा की बर्ड्स थी, ठीक ऐसे ही ब्रायोफिल्म की बर्ड्स होती हैं। जैसे ही वाटर मिनरल्स यानी सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो फिर ये नया प्लांट विकसित होने लग जाता है, रूट नीचे बनने लग जाते हैं, रूट नीचे बनने लग जाते हैं, ऊपर लीफ स्टेम आने लग जाती है। तो ये है ब्रायोफिल्म का बडिंग। एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो स्पोर्स हैं ये यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर हैं तो क्यों यूनिसेलुलर हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं ताकि इतने हल्के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं कि ये एक जगह से दूसरी जगह यानी किलोमीटर्स तक का रास्ता तय कर लेते हैं। ऊपर पहाड़ पे जाओगे ना तो वहां भी आपको कुछ ना कुछ ऐसे राइजोपस दिखेंगे। वो राइजोपस क्यों दिखेंगे? क्योंकि वहाँ पे वो हैबिटेट करके वहाँ पे एक नई दुनिया, नया जंगल, नई चीज बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म का फैलाव बढ़ता जाता है दुनिया में। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। अब कई बार दिक्कत आ जाती है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते किसे हैं? सेब है आपके पास, सेब को आप ऊपर से इस तरीके से कट करते हैं ना, तो सेम ऐसे ही फ्लावर को भी इस तरीके से कट किया गया है। इसे हम कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। इसमें बात ये है कि ये स्टेमन यानी मेल पार्ट और पिस्टिल यानी फीमेल पार्ट। मेल पार्ट प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट जो होता है पोलन ग्रेन्स, फीमेल पार्ट प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट जो होता है ओवा, ओव्यूल्स के अंदर बनता है। तो यहाँ पर मेल पार्ट की बात करें तो ये एंथर है, बाहर लहराता रहता है और मेल गैमेट पोलन को प्रोड्यूस करता है। फिलामेंट जो है ये इस एंथर को एक एयर में रोटेट करने में हेल्प करता है, ताकि जब ये डाइस हो, जब ये फटे तो पोलन ग्रेन्स निकल के बाहर जाएं। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो खाने में अच्छे होते हैं, उनमें एनर्जी होती है, तो इंसेक्ट्स भी इसे खा के एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाते हैं। पेटल्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, सेपल्स पूरे पौधे को पकड़ के रखने का काम करता है, ओवरी इसके अंदर ओव्यूल्स डेवलप होते हैं। स्टाइल और स्टिग्मा, स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स गिरेगा तो स्टाइल के सहारे ये जाएगा ओवरी के अंदर। तो सारे फंक्शन मैंने आपको बता दिए, एक एक फंक्शन आपको आना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार तो एग्जाम में डायग्राम आया था जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा का डायग्राम बना। अरे यार, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा का जैसे डायग्राम बनाया बच्चों के फ्यूज उड़ गए, ये कौन सा डायग्राम है? तो डायग्राम इसमें ये है कि पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर लाई करती हैं, स्टिग्मा के ऊपर गिरती हैं, तो मेल गैमेट यानी मेल जर्म सेल्स पोलन ट्यूब बनाकर जाता है ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर फीमेल जर्म सेल है, इससे मीट करता है। इस प्रोसेस को हमने दिखाया है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा के द्वारा। तो ये मेल गैमेट है, ये होल्ड करता है मेल गैमेट यानी पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा। इसके बाद पोलन ट्यूब बनता है, नीचे जाता है और ओव्यूल से मिलके बनाता है जाइगोट।
जाइगोट सिंगल सेल होता है, जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर होता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं जर्मिनेशन। पेपर में आ गया कोटिलेडन और रेडिकल किसे कहते हैं, प्लीम्यूल किसे कहते हैं, पता ही नहीं है प्लीम्यूल, रेडिकल और कोटिलेडन कहते किसे हैं। तो कोटिलेडन का मतलब होता है एक सीड के अंदर जो फूड स्टोर होता है जब तक उसकी लीफ ना आ जाए, तो उसे हम कहते हैं कोटिलेडन। इसी कोटिलेडन के लिए तो हम सीड को खाते हैं ताकि हमारे पास एनर्जी आए। रेडिकल वह पार्ट होता है जब सीड डेवलप होगा तो नीचे रूट बनेंगे, ये जो रूट से पहले की चीज है उसे हम कह रहे हैं रेडिकल। ठीक ऐसे ही जब स्टेम डेवलप होगा तो पहले स्टेम को हम कहते हैं फ्यूचर शूट या प्लीम्यूल। प्लीम्यूल जो है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म यानी धरती से बाहर की तरफ, दूर की तरफ जाता है, जबकि रेडिकल पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म धरती की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायग्राम नहीं आता, इसके अंदर चीजें पूछता है। वास डिफरेंस किसे कहते हैं, टेस्टिस किसे कहते हैं, स्क्रोटम किसे कहते हैं, सेमिनल वेसिकल का क्या काम है, प्रोस्टेट का क्या काम है। तो नाम हमें डायग्राम याद नहीं करना है, हमें इनके काम याद करने हैं कि ये करते क्या है, ये इनका क्या फंक्शन क्या है। तो अगर टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करता है। टेस्टिस स्पर्म जब प्रोड्यूस करता है तो स्क्रोटम, एक पाउच जिसमें टेस्टिस होते हैं, उनको 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर देता है ताकि स्पर्म प्रोड्यूस हो सके। यानी टेस्टिस स्पर्म तभी प्रोड्यूस करेगा जब 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर उसको मिलेगा। मास डिफरेंस क्या करता है, जब टेस्टिस ने स्पर्म बनाया तो टेस्टिस से स्पर्म लेकर पेनिस तक लाने का काम है वास डिफरेंस का। ध्यान रहेगा, इसी वास डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं या फिर टाई कर देते हैं तो फिर हम पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक सकते हैं। पेनिस का काम क्या है, पेनिस जो है स्पर्म को वेजाइना में, फीमेल के वेजाइना में ट्रांसफर करने का काम करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक प्रकार का लिक्विड, वाइटिस लिक्विड प्रोड्यूस करता है जो स्पर्म को ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं जब तक वो यूट्रस में ट्रेवल करके फीमेल की फैलोपियन ट्यूब तक जाए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। तो ये सारे फंक्शन मैंने जो लिखे हैं बुक में इसको लिख लोगे ना एक बार तो आपको याद हो जाएंगे सारे फंक्शन, और बुक में लिखने के बाद ये फंक्शन ही एग्जाम में आते हैं। हम क्या करते हैं, इसके डायग्राम बना के याद करने लग जाते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछता है कि यूट्रस का क्या काम है, ओवरी का क्या काम है, ओविडक्ट कहाँ पे है, किसका ये होता क्या है। तो यूट्रस का काम है जो इसके अंदर बेबी है, फीटस है, उसको बर्थ से पहले पूरी सेफ्टी देना और उसकी डेवलपमेंट न्यूट्रिएंट देना। वेजाइना का क्या काम है, स्पर्म को कैरी करना, यूट्रस की तरफ लेके जाना। जब इंटरकोर्स होगा तो पेनिस यहाँ से एंट्री करके स्पर्म को इजेक्ट करेगा, तो ये वेजाइना का काम है। ओविडक्ट का क्या काम है, ओविडक्ट एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन करती हैं, यहाँ पर इसी एरिया में फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो ओविडक्ट का ये जो एरिया है ना, यहाँ पर स्पर्म और ओवा मिलते हैं और यहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन। ओवरी सबको पता ही है कि ओवरी एग या ओवा प्रोड्यूस करते हैं फीमेल के अंदर। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर होता क्या है यूट्रस वाल का, कुछ ऐसा सिक्रीशन बाहर निकलता है, उसे हम कहते क्या है। ये तो सिंपल सा डायग्राम है जिसमें वेरिएशन दिखाई गई है। देखिए ये पेरेंट है, यहाँ पर इसमें वेरिएशन आ गई। जब इसमें वेरिएशन आई तो अगली बार यहाँ वेरिएशन के साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा वेरिएशन ऐड हो गई। अगर लेफ्ट साइड में गया तो ये वेरिएशन आई है। ठीक ऐसे ही अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर नीचे यहाँ वेरिएशन आ गई। ठीक ऐसे ही अगली बार यहाँ और यहाँ भी वेरिएशन आ गई। तो ये डायग्राम में सिर्फ वेरिएशन दिखाई गई है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते वक्त वेरिएशंस आती हैं और वो वेरिएशंस कुछ इस प्रकार से स्प्रेड होती हैं, आगे आगे बढ़ती जाती हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि ये जो अटैच्ड ईयर लोब्स हैं ये डोमिनेंट कैरेक्टर है या रिसेसिव कैरेक्टर, और ये जो फ्री ईयर लोब्स हैं ये कौन से कैरेक्टर हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको सिग्निफाई कर दिया कि जो फ्री ईयर लोब्स हैं ये रिसेसिव कैरेक्टर है, यानी बहुत कम लोगों में आपको ये चीज़ दिखेगी। डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब है कि ये जो ईयर लोब्स अटैच्ड हैं ये ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर दे रखा है और यही एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। इस डायग्राम में तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया गया है जिसमें टॉल प्लांट है और ड्वार्फ प्लांट है। दोनों के जो गैमेट्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं और टॉल प्रोजेनी बन रही है। सेल्फिंग मीन्स टॉल जो प्रोजेनी है इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है। तो यहाँ पर रेशियो बन रहा है टॉल 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 और ड्वार्फ का। टॉल है 3 और ड्वार्फ है 3। एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपसे फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो क्या है, 3:1, यानी 3 जो है वो टॉल है
और 1 जो है वो ड्वार्फ है। तो आपके बुक में ये डायग्राम बना हुआ था। अरे इस डायग्राम को पेड़ पौधे थोड़ी बनाओगे एग्जाम में, हमें ये डायग्राम तैयार करना है, यही आएगा पेपर में, ऐसे ही बनाया होगा ना, पेड़ पौधे थोड़ी बनाएंगे डायग्राम में। तो इसको आप उतार लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। ये वही डिपिक्शन है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके ये चीज बन रही है, रेशियो आ रहा है 3:1। ये है डायहाइब्रिड क्रॉस। इस डायहाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का पता लगता है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का पता लगता है डायहाइब्रिड क्रॉस से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ डोमिनेंस का पता लगता है। तो ये जो डायग्राम है ये बुक में आपका अच्छा बना हुआ है, सेम ऐसे ही बनाना है। फर्क ये है कि यहाँ पर 2 कैरेक्टर हैं, राउंड और ग्रीन। मतलब ये जो इसकी शेप है और इसके कलर, 2 कैरेक्टर दिए गए हैं एक सीड के। हम शेप भी ले रहे हैं और कलर भी ले रहे हैं, तो 2 कैरेक्टर ले रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। और इसका जो रेशियो आता है वो 9331 आता है। ये 9331 एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि 2 अलग अलग जो बने हैं उनका रेशियो क्या है, एक जो सबसे पीछे रह गया उनका रेशियो क्या है। तो अलग अलग भी आपको ध्यान रखना है। एक साथ तो बहुत पहले पूछा जाता था, अब अलग अलग पूछ रहे हैं। पुराने समय में या अभी भी कहीं कहीं फीमेल को प्रताड़ित किया जाता था कि मेल बेबी नहीं हो रहा तुमसे। तो इसके लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि फीमेल को प्रताड़ित किया जाता है, क्या वो सही है या गलत। अगर गलत है तो आप उसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ कि मेल जो है वो उत्तरदायी है मेल चाइल्ड के लिए। तो यहाँ पर आपको ये गैमेट्स बनाने हैं और यहाँ पर दिखाना है कि फीमेल तभी प्रोड्यूस होगी, XX क्रोमोसोम होंगे और XY क्रोमोसोम होंगे तो मेल बनेगा। क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो आपसे ये कहा जाएगा कि हेट्रोजाइगस कौन होता है। हेट्रोजाइगस मींस जिसके जो जाइगोट बन रहे हैं उनके दोनों क्रोमोसोम्स अलग हैं, उसे हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस कौन है? होमोजाइगस वह है जिसके जाइगोट में क्रोमोसोम्स सेम हैं। तो होमोजाइगस मींस सेम क्रोमोसोम्स XX और हेट्रोजाइगस मींस मेल बनने के लिए जो जाइगोट बना है XY क्रोमोसोम। ये है फूड चेन का डायग्राम इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और पॉन्ड। तो ये फॉरेस्ट वाली लाइन है, ये ग्रासलैंड वाली लाइन है और ये पॉन्ड वाली लाइन है। एग्जाम में फूड चेन नहीं आ रहा है, फूड चेन के साथ साथ वो कहते हैं फॉरेस्ट का फूड चेन बनाओ, ग्रासलैंड का फूड चेन बनाओ और पॉन्ड का फूड चेन बनाओ। तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए कि फॉरेस्ट में ट्री है, डियर है, टाइगर है। ग्रासलैंड में यहाँ पर ट्री है या ग्रास है, ग्रास ऊपर है, फ्रॉग है, स्नेक है, वल्चर है। तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए। यहाँ नाम मतलब ये तीनों अलग अलग डायग्राम्स हैं, एक डायग्राम नहीं है कि फूड चेन बनाने से काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए ये ट्रॉपिक लेवल्स हैं। ट्रॉपिक लेवल्स मींस पहला ट्रॉपिक लेवल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ये ट्रॉपिक लेवल है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, इन्हें ही हम हर्बीवोरस कहते हैं। ठीक ऐसे ही टर्सरी ट्रॉपिक लेवल में जो सेकेंडरी कंज्यूमर है इसे हम कहते हैं कार्निवोरस और टर्सरी कंज्यूमर्स को हम कहते हैं टॉप कार्निवोरस। तो ये दोनों नाम एक जैसे हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर इन नेम के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो आप कहीं गड़बड़ ना कर जाए ट्रॉपिक लेवल और हर्बीवोरस, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस में। ये है फूड वेब। फूड वेब का मतलब क्या है कि कई सारी फूड चेन को एक साथ मिक्स कर दिया गया है। देखो ये एक फूड चेन है, ये एक फूड चेन है, दूसरी फूड चेन ये है। ऐसे बहुत सारे फूड चेन, एक्चुअल में नेचर में फूड चेन ऐसे ही होते हैं और ये ही मिक्स होते हैं तो फूड वेब बनता है। तो एग्जाम में अभी तक तो ये नहीं पूछा गया कि फूड वेब बना के दिखाइए, लेकिन फूड वेब होता क्या है ये पूछा गया है। तो इसके लिए सिर्फ ये फूड वेब आपको पता होना चाहिए कि हाँ फूड चेन मिला के फूड वेब बनता है, नेचर में एक्चुअल में फूड वेब ही होता है। एनसीईआरटी भी ना अजीब बनाई जाती है, इसके अंदर ये लिखा ही नहीं है कि कितने % एनर्जी बाहर जा रही है, बस बता दिया कि सनलाइट से आपके प्रोड्यूसर के पास गई, प्रोड्यूसर के पास हर्बीवोरस, कार्निवोरस और टॉप कार्निवोरस, ये तो बताया ही नहीं। अरे यहाँ बता भी सकते थे ना 1% एनर्जी लाइट की ट्रैप हुई प्रोड्यूसर ने 10% एनर्जी आगे भेजी, 90% उसकी यूज हो गई हर्बीवोरस के पास। फिर हर्बीवोरस ने 90% यूज हो गई एनवायरमेंट पे निकाल दिया और 10% कार्निवोरस ने लिया। ठीक है, ऐसे ही 10% टॉप कार्निवोरस क्यों गए, जिसे हम कहते हैं 10% लॉ। 10% लॉ के बेस पे ये काम हो रहा है, जबकि पहले है 1%। तो आप इसको 10% लॉ को याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर से याद करिए 10 जूल में 10 गुणा किया 100 जूल, फिर इसमें 10 गुणा किया 1000 जूल, फिर इसमें 10 गुणा किया 10,000 जूल। उल्टा भी याद कर सकते हैं। उल्टा याद करने का क्या तरीका है, 10 से डिवाइड किया, फिर 10 से डिवाइड किया,
फिर 10 से डिवाइड किया। तो इस तरीके से याद करिए, आप ऐसे मत याद करिए कि 10% निकालूंगा उस वक्त ही क्या होगा, 20% निकालूंगा उस वक्त क्या होगा, फिर तो आप निकालते ही रह जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो 10% लॉ याद रखिएगा।